मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बॉयज हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के नियुक्ति मामले में नया मोड़ आया है। बता दें, आज जहां प्रयागराज में बैठक बिशप हाउस में हुई है और बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज के वरिष्ठ प्रवक्ता लैरी फ्रेंच को विद्यालय का नया कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। ये निर्णय इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की बिशप हाउस में आयोजित प्रबंधक समिति में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में पूर्व प्रधानाचार्य डेविड ए ल्यूक की एमए तालिका को फर्जी पाए जाने के कारण उनकी बर्खास्तगी को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। उसी क्रम में लैरी फ्रेंच को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस मामले में लैरी फ्रेंच का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। To take over in Boys High School because I've been there as a student and as a teacher for the last 35 years. And I'm very proud and honored that Bishop Dan has given me this opportunity to fulfill my desires and my dreams to make BHS one of the premier institutions of the country. Larry French. वहीं बैठक की अध्यक्षता बिशप मॉरिस एग्डरदान चेयरमैन इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बॉयज़ हाई स्कूल एवं गर्ल्स हाई स्कूल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीन इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित है और प्रधानाचार्य की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार इसी समिति के पास है। होली ट्रिनिटी स्कूल पर भी स्पष्टता। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि होली ट्रिनिटी स्कूल एक स्वतंत्र विद्यालय है और बॉयज़ हाई स्कूल से की शाखा से कोई इसका लेना देना नहीं है। अतः इस विद्यालय को बॉयज़ हाई स्कूल से जोड़कर संचालन करना CISCI बोर्ड के मानदंडों के विरुद्ध है। बिशप दान का विरोधियों को लेकर एक बड़ा जवाब था। उनका कहना था कि यथास्थिति आदेश के आरोपों को निर्धार है और कहा कि यथास्थिति का आदेश चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पक्ष में है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर उन्हें द्वारा डेविड ए ल्यूक की बर्खास्तगी अवैध थी तो उसे खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका क्यों दाखिल उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यदि बर्खास्त प्रधानाचार्य डेविड ए ल्यूक विद्यालय से कोई वित्तीय लेन देन करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जल्द ही नए प्रधानाचार्य को कार्यभार बिशप दान ने बताया कि ये शीघ्र जिलाधिकारी प्रयागराज से भेंट कर नए कार्यवाहक प्रधानाचार्य को विधिवत कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष खाता संचालन हेतु संयुक्त हस्ताक्षर की अनुमति का भी अनुरोध करेंगे। ये निर्णय विद्यालय की गरिमा, पारदर्शिता एवं छात्रों के हित के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की बैठक थी और इसमें सभी मेंबरान हमारे शामिल हुए। बीते दिनों में हमने देखा कि जब एक FIR डेविड ल्यूक के ऊपर हो गई फर्जी मार्कशीट के सिलसिले में, तो तुरंत हमने उनको जो है टर्मिनेट कर दिया ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के पद से, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर हम ना करते तो हमारे ऊपर भी शक की वो होती कि भाई मालूम होने के बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके बाद उसका अप्रूवल जो है इस सोसाइटी में होना ज़रूरी था। इसलिए हमने इलाहाबाद सोसाइटी की मीटिंग बुलाई और आज उनका जो टर्मिनेशन है वो कंफर्म हो गया और उनकी जगह हमने लैरी फ्रेंच को ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ बॉयज़ हाई स्कूल प्रयागराज बनाया। तो अब हमारे जो नए प्रिंसिपल हैं, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, वो लैरी फ्रेंच होंगे और वही सारा कार्यभार संभालेंगे। देखिए, जहाँ तक सिग्नेचर का सवाल है, वो उन्हीं के सिग्नेचर हैं। वो फॉरेंसिक लैब में जाएगा, वहाँ से निकल कर आएगा कि उन्हीं के सिग्नेचर हैं, क्योंकि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम उनके सिग्नेचर बना देते। तो ये तो चूंकि अदालत में है, माने दीजिए, निर्णय पता लग जाएगा। और जहाँ तक अधिकार का सवाल है, तो उन्हें शायद मालूम नहीं कि 1970 से CNI का जो बिशप होता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप ही इलाहाबाद हाई सोसाइटी का चेयरमैन होता है। जब आप बाईलॉज खोलेंगे तो बाईलॉज में सबसे पहले जो लिखा हुआ है, द बिशप ऑफ लखनऊ विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी। 70 से बिशप दीनदयाल, बिशप यूसुफ, बिशप स्टीफन और बिशप दान, ये सारे लोग CNI थे और यही चेयरमैन थे। तो ये कहना कि साहब हमें कोई अधिकार नहीं है, 70 से लेकर आज तक CNI ही उस स्कूल को मैनेज कर रहा है।
संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे पर जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। हाथों में पोस्टर था और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। बता दें, गुजरात और पंजाब के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर सभी को बधाई देने के लिए सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोलकर और साथ ही सेंध लगाई है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। संगम नगरी प्रयागराज में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। हाथों में बैनर है और मिठाई है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए हैं। फिलहाल हम बात कर लेंगे, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, जश्न मनाए, हाथों में बैनर है और एक दूसरे मिठाई खिला रहे हैं। पूरे देश के अंदर अब जनता का एक विश्वास बन गई है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम जनता की पार्टी। गुजरात में इटालिया जी ने जीत जो दिलाई है वो लाखों की जीत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कम हो गए, जो भी जीते हमने जीता है। तो भारतवर्ष में आम आदमी व लोगों का एक विश्वास है और आने वाले टाइम में हम देश भी जीत के दिखाएंगे। तो केजरीवाल ने जो कार्य दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर किया, आज पूरे दुनिया में उसको सराहा जा रहा है और जनता पर पूरा विश्वास है। जनता ने एक मन बना लिया है कि देश के अंदर आम आदमी पार्टी ही इस देश को चला सकती है। दुनिया में नंबर 1 देश बनाने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन्होंने बताया कि केजरीवाल के जो काम थे दिल्ली के, उसको गुजरात में सराहा जा रहा, मगर दिल्ली में क्यों नहीं सराहा गया? दिल्ली में भी सराहा गया। आप देख रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था लोकल बॉडी में, नगर निगम में, जो पूरा विलय कर लिए थे तीनों पालिका, वहां पर हमने जीत दर्ज कराई। लेकिन देखिए, जिस ढंग से आपने देखा होगा नौटंकी इनकी गुंडागर्दी, कि नगर निगम दिल्ली के जिस ढंग से इन लोगों ने मार पीट करके, जिस तोड़ फोड़ करके और दबा करके, जिसकी सत्ता होती है उसकी ताकत होती है। लेकिन पहली बार जनता की ताकत देखिए, कभी कभी लोकतंत्र का मिजाज कितना ताकतवर होता है कि जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है। और मैं समझता हूं 25 साल से ज्यादा ये सरकार में है वहां गुजरात में, लेकिन वहां पर अगर गुजरात की जनता इनको हरा रही है तो ये संकेत है कि तानाशाही के खिलाफ जीत होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि तानाशाही और मारपीट की बात, जहां जीत जाते हैं वहां तानाशाही नहीं होती, जहां हार जाते तानाशाही होती है, ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं पूरे देश में तानाशाही रवैया चल रहा है। वो चाहे पत्रकार का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे सेना का मामला हो, हर जगह तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पे पत्रकार मार दिए जा रहे हैं, सड़क पे दरोगा जी मार दिए जा रहे हैं, तो कहाँ सुरक्षा है भाई? हर जगह तो तानाशाही चल रही है। कोई जज साहब अगर कोई फैसला अपनी स्वेच्छा सुना देते हैं, उनको हटा दिया जाता है। ये बताइए, आज किस चीज का इतना जश्न मना रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी पूरे देश में पैर पसार रही है। इसके लिए हमारे गोपाल इटालिया जी बीजेपी के गढ़ में सेंध मारने का काम किया है और उनको तहे दिल से बधाई। देश के एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई, देशवासियों को बधाई। महिला यहाँ पर खुशी है और यहाँ देखिए पटाखे भी जला रहे हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीर की, यहाँ पर पटाखे जलाते हुए खुशी मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात के उपचुनाव में और साथ ही पंजाब के उपचुनाव में जीत हासिल करी है, उस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह देखने को मिला है। और आप बता दें कि यहाँ पे जिस तरह पटाखे जलाकर गुजरात और पंजाब के उपचुनाव में जीत का जश्न आम आदमी पार्टी के मनाते दिखे, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधते दिखाई दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की मवैमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां मवैमा पुलिस ने एक अभियुक्त को 1 कुंटल यानी 100 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, जहां उड़ीसा से लोहे के साथ ट्रक में गांजा लेकर आ रहा था अभियुक्त, सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाकर जहां ट्रक की तलाशी ली और जिसमें 1 कुंटल गांजा बरामद हुआ है। वहीं आज डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है कि किस तरह से 1 कुंटल गांजा बरामद हुआ है और साथ ही इस तरह से विधिक कार्रवाई कर अब इसे जेल भेजा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से एसओजी और मवैमा पुलिस ने इस गांजा बेचने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और क्या क्या बरामद हुआ है।
बोले ये 24 तारीख को 1 बजे रात्रि में थाना महुआइमा अंतर्गत पुलिस को और एसओजी टीम को ये एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो कि उड़ीसा से लोहा का तार लेके आ रहा है, उसमें भारी मात्रा में गांजा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा महुआइमा क्षेत्र में चेकिंग की गई। वहीं पे एक ट्रक जिसका नंबर OD 19G7082 था पुलिस को बरामद हुआ। उसके अंदर 4 बोरियों में 100 kg अवैध गांजा पाया गया। इस संबंध में एक व्यक्ति जो कि ट्रक में गांजा लेके आ रहा था, जिसका नाम उदय महो बोहरा निवासी लोई मुंडा थाना पुनाकट अंगुल उड़ीसा का है, को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा बताया गया कि ये वहाँ अंगुल से जो ट्रक था उसमें माल के साथ गांजा इसको लोड किया था और ये आगे इसको सप्लाई करने के लिए अज्ञात व्यक्ति जिसका नंबर इसके पास था उसको देने जा रहा था। इसी दौरान पुलिस द्वारा चेकिंग में इसको पकड़ लिया गया। इस संबंध में बैकग्राउंड जो इसका है, अंगुल में जिस व्यक्ति से लिया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसको तस्दीक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नंबर इसको प्राप्त हुआ था जिसको इसको सप्लाई करना था उसकी भी जानकारी की जा रही। शीघ्र ही इनका बारे में जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित। आपने नीला ड्रम देखा और सोनम का सितम देखा। ये कहानी है प्रयागराज के कप्तान और सितारा की। एक ऐसा रिश्ता जो दोनों परिवारों की सहमति से रजामंदी की सामाजिक बैठक में तय हुआ। अरेंज मैरिज थी। लड़के ने भी साफ तौर पर हाँ कहा था, लेकिन शादी के बाद लड़की का रंग और मिजाज दोनों बदल गए। शादी की पहली रात कप्तान को उसके साथ नहीं मिला, बल्कि मिला एक चाकू और एक धमकी, अगर पास आए तो मार दूंगी या खुद को ख़त्म कर लूँगी। उस रात से कप्तान डर में जीने लगा। हर रात सितारा चाकू लेकर सोती थी और फिर सामने आए चैट्स जिनमें सितारा के कथित प्रेमी ने लिखा, अगर कुछ बोलेगी तो 10-20 लड़कों से मरवा दूंगा। सबसे चौंकाने वाली बात, ये लड़का रिश्ते में सितारा का भतीजा है और वही लड़का अब कोर्ट मैरिज का दावा कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कप्तान का, आइए दिखाते हैं। तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा हम का रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और मतलब रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया? हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय।
2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी सर, मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गए। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं सर, मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है सर? यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी? हाँ सर, वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ सर। इतना समझ लीजिए पहले ही जब ऐसा हो गया समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ सर। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। अब क्या नाम है आपका? सर कप्तान निसार। वहीं परिवार वालों ने मिलकर जब सुलझाने की कोशिश की, सामाजिक रूप से लिखित समझौता हुआ और लड़की को ससुराल दोबारा भेजा गया, लेकिन कुछ बदला नहीं। घर लौटी सितारा कुछ दिन चुप रही और फिर 1/2/2025 की मध्यरात्रि चुपचाप घर की छत से कूदकर भाग गई। 1 जून की रात सितारा पिलर के सहारे घर के बाहर निकली, सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है, और तब से वे वापस नहीं लौटी। अब खबर है उसने कोर्ट मैरिज कर ली है उसी भतीजे से जिससे प्रेम था। इसकी पुष्टि के लिए कप्तान का परिवार कागजी साक्ष्य ढूंढ रहा है। जब सितारा की सच्चाई सबके सामने आई थी तो उसने क्या कुछ कहा था, आइए वो भी दिखाते हैं। हम उसी के साथ रहेंगे। सर किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है, ओके। वहीं इस मामले पर जब कप्तान की मां और बहन से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है कि बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के जब बुलाएं उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। शादी के कितने दिन बाद सोचना शुरू कर दिया? शादी 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया, वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरी जगह पलंग पे लेटता, तू बेड पे दूसरी जगह लेटती थी, उसके छूने नहीं देती, कहीं हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तू लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं मारे नहीं, वो बहुत डरता था। बहू से इतना डर क्यों लग गया आप लोगों को? अब वो चाकू लेकर मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पर कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन के फिर सुनते थे। कैसे क्या क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद सर वो रही और भाग गई मेरे घर से छत से कूद कर। सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। अब आप लोग बहू से ऐसी शादी करना चाहेंगे कभी अपनी? नहीं सर, अब ऐसे शादी, अब हम लोग इतने डर गए क्या शादी करें, क्या ब्याह करें, बहुत हम लोग परेशान है सर। शादी अब क्या करें बताएंगे। सोनम अब उससे छुटकारा मिल जाए। हाँ सोनम है, पता नहीं कौन कौन मार डाल, पति भर के डिब्बा में भर देती हैं सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। एक ही लड़का था, वही आँखी दीदा हम लोग का रहा सर। हम लोग के बहुत डर गए हम लोग, जान ल। ऐसा 1 महीना 1.5 महीना दिन होगा, हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो हमारा आत्मा जान रहा है। शादी तो करे अपने सुख के लिए कि रहेगी बहू घर में, अच्छा लगेगा, घर भरा रहे, हमारे लड़के के साथ में रहेगी, लड़का खुश रहेगा, हम लड़का बहू खुश है तो हम लोग भी खुश रहेंगे साथ में। घर मेरा उजाड़ जी। क्या नाम है आपका? हमारा शांति निसार नाम है सर।
शादी कब हुई थी, कितने दिन बाद ये सब चीज़ सामने आने लगी? सर 29 अप्रैल को शादी हुई थी 2025 में, और तो 2 मई को बहभोज हुआ है, और हम लोग बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे। मतलब कि शादी हुई है, नई भाभी आई हैं तो खुशी होती है। जब नए मेहमान कोई आते तो अच्छा लगता है घर में, तो हम लोग खुश थे। 2 मई को बहभोज हुआ, उस दिन हम लोग ठीक थे। हम लोग को बाकी नहीं पता था। 3 तारीख को वो भैया से बताती है शाम को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सब हम लोग को पहले नहीं पता था। उसी दिन जब बताई तो भैया मम्मी को बता नहीं रहा था। बाद में मम्मी मतलब वो दुखी रहता तो मम्मी पूछी क्या हो गया, तो फिर वो बताया भैया मम्मी से, तो फिर हम लोग को भी पता चला कि ऐसे है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, अमन के साथ रहना चाहती है। तो ये सब हुआ, तो फिर हम लोग बहुत दुखी हो गए थे कि बताओ इतने खुशी से हम लोग शादी किया और वो दूसरे के साथ रहना चाहती है। क्या चैटिंग वगैरह भी आप लोगों ने देखा उसकी? हाँ सर, इंस्टाग्राम पे पूरी उसकी चैटिंग हम लोग देख लिए हैं। चैटिंग में क्या लिखा था? उसमें लिखी है कि अब क्या ही बताएं सर, उसमें बहुत कुछ लिखी थी। बोल रही थी मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ले चलो, जल्दी ले चलो, नहीं तो मैं आपके बिना मर जाऊँगी। भाई को मारने के लिए बात करती थी? हाँ, वो बोलता था कि आपको कैसे छुआ वो, मैं उसको मार दूंगा सर। हाँ, वो लड़का बोलता था मैं आपको उसके कालू को मार दूंगा। मेरे भैया कालू बोल रहा था। तो ऐसे बोलती तो हम लोग देखे कि बहुत दुखी हो गया कि ऐसे क्या हो गया, इतना बताओ, इतने खुशी से हम लोग किए सब। तो ऐसे हुआ। तो फिर जब 3 तारीख को बताई तो फिर उसके घर वालों को भी बुलाया गया। वो सब घर वाले उसके आए, उसके लड़की को डांटे, अपने मतलब मेरी भाभी को डांटे खूब। उसका भाई तो मार भी दिया था कि कैसे तुम इस तरह कर दी, तुम्हारी हम लोग शादी कर दिए, जहाँ वहीं रहो, अब अच्छे से खुश रहो। तो बोल रही थी मैं नहीं रहूँगी, ज़बरदस्ती तुम लोग क्यों करे मेरे साथ, ऐसे से बोल रही थी। और फिर उसके भाई लोग खूब मारे। दीदी भी आई थी, उसकी मम्मी भी आई थी। तो मम्मी तो एकदम दुखी थी, मतलब कुछ बोल ही नहीं रही थी उसको। और दीदी तो गहना वहना उसका उतार ली, बोली कि ऐसे कैसे कर दी तुम, बताओ तुम्हारी शादी की इतने खुशी से पहले बता देती। लेकिन वो लोग को पता था, उसके सामने ऐसे बोली तो हम लोग को लगे कि इन लोग को पता नहीं है। फिर हम लोग आप लोग कितना डर गई थी भाई को लेकर खासकर? सर बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया देख ही रहे, इतना जो चल रहा है, मुस्कान, सोनम, ये सब बहुत डर लगता है सर। ड्रम में भर दी वो कैसे, ये सब हम लोग सोच के अभी तक भाई सही को से। डर लगता है। हाँ, हम लोग सब अभी सब दुखी हैं सर, बहुत। बच गई आप लोग? यस सर, बस भगवान की दुआ है हम बच गए। क्या नाम? हम लोग बच गए, मेरा भाई बच गया पूना। वहीं सितारा तो छोड़कर चली गई, मगर फिर भी अब कप्तान और उसके परिवार के दिल में एक डर सा है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था अंत में कप्तान के पिता का। क्या हुआ था? आपने कब शादी की थी बेटे की, और क्यों दिक्कत आने लगी फिर? सर हम तो बड़े खुशी के साथ मतलब शादी किए लड़के के। हमारा एक ही लड़का था कि बहू आएगी, अच्छे से घर पे रहेगी, हम लोग खुश थे। मगर वो आते ही मतलब यहाँ घर पे तांडव मचाने लगी, लड़के से नाखुश रहती थी और ये सब बोलती थी कि हम दूसरे से प्यार करते हैं और हम आपके पास नहीं रह पाऊँगी। चाकू लेके लड़के के डराती धमकाती थी। तो जब लड़का हमारा बताया तो उनके माँ बाप को मैंने बुलाया और वो भी आके लड़की को समझाए बुझाए, फिर भी बात मान नहीं रही थी। फिर दोबारा लेके आए उनको, तो मतलब हमारे घर से 3-4-5 दिन थी। उसके बाद 1 बजे रात के मतलब छत पर से वो कूद के चली गई। उस लड़का का भी उसी के साथ मतलब चली गई, पता लगता है। डर क्यों लग रहा था? डर ऐसा लग रहा है सर कि ऐसे जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, कहीं सोनम का, कहीं नीले ड्रम का। तो इसीलिए सर ऐसा डर हम लोगों को लग रहा कि ऐसा हम लोगों के साथ अगर घटना घट जाती तो हम लोग क्या करते सर। तो किससे शादी की उसने? अब वो मतलब मौसी लगती थी, वो लड़का जो ले गया है उसका मौसी लगती थी। तो अब वहीं रहने के लिए वो खुश है। उनके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि मतलब वो है। एक प्रकार से आप लोग बच गए? जी, बस बहुत भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए, आगे घटना नहीं हुई, बस इसी में वो है सर।
और अब हम तो बहुत खुश दिल से मतलब शादी किए कि हमारे घर में बहू रहेगी अच्छे से। 2 बेटी थी हमारी और एक ही लड़का था, इकलौता लड़का था कि वो जैसे 2 बेटी थी, ये भी आई थी, हमें तीसरी समझ लीजिए कि बेटी समान थी। तो अब ये ऐसा कारनामा करके चली गई। अब डर लगता है शादी अब में? डर सर ऐसा डर लग रहा कि अब दोबारा हम लड़के की शादी न करें। हमारा एक ही लड़का है, इसलिए ज़्यादा डर लगता है। इसलिए सर मतलब ज़्यादा डर लग रहा है। अब क्या नाम सर आप? मेरा नाम राम आश्रय निषाद है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया है कि क्या मामला था और किस तरह की ये घटना थी, और धमकी के मामले को लेकर भी पुलिस ने खुलासा किया है। आइए वो भी दिखाते हैं आपको कि कितनी सच्चाई है लड़के वालों के आरोपों में और क्या कहना है पुलिस का। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करसना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने जहां सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों विभाग के लोगों के संग बैठक की और साथ ही प्रेस वार्ता की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और गौ माता के गोबर और गौमूत्र से काफ़ी लाभ होता है, जैसे कि कई बीमारियों का भी हल होता है और साथ ही अगर खेत में गोबर डाला जाए तो उससे पेस्टिसाइड और साथ डीवीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डीएपी पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था, और जब उनसे सवाल किया गया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग उठ रही है, तो उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी दिखाते हैं आपको। हमने ये पूरा एक प्लान तैयार किया है कि गाय किसान को गौशाला से हम देंगे, उसका खाने का खर्चा है 50 रुपये, वो हम उसको देंगे और बायोगैस सब्सिडी पर वह 35-40 हज़ार उसकी कीमत है, उसको हम 15 से 16 हज़ार रुपये में उसको दिलवाएंगे सब्सिडी। जैसे ही उसके घर में एक छोटी फैक्ट्री लग जाएगी, ये छोटी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से उसको 2 चीज़ें अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है गैस, वो गैस को बाजार से खरीद के लाता है, फिर भी उसके साथ भी बीमारियां आ जाती हैं। जो गैस की रोटी हम लोग खाते हैं, आप जानते हैं कि बीमारियां बनाती है, तो वो घर में गैस बनने लगेगी, भोजन उसको शुद्ध मिलने लगेगा, ये बीमारी का एक अंग है, वो भी बच जाएगा। दूसरी, सिलेरी के रूप में बहुत अच्छी खाद, उत्तम किस्म की खाद बनती है,
तो वो जो है अगर मार्केटिंग भी करता है, ज्यादा बनाता है, तो मार्केट में भी 8-10 रुपए से कम वो बिकती नहीं है। और अपनी खेती में डालेगा तो उसकी डीएपी की जो कीमत है 1400 रुपए के लगभग उसको देना पड़ता है, सरकार उसमें 2417 रुपए देती है। ऐसे यूरिया में 2100 रुपए के लगभग सब्सिडी देती है। तो ये जो यूरिया डीएपी बचाएगा तो उसका ये पैसा भी बचेगा, वो अपना पैसा बचाते बचाते वो सरकार का पैसा भी बचा देगा। तीसरा जो उसका गौमूत्र है, तो गौमूत्र से बहुत सारी चिकित्सा संबंधी जो हमारे पास रखी हुई हैं, ये गौमूत्र से लेके कई अर्क से लेके कई तरह की दवाएं तैयार होती हैं, तो अपनी घर की बीमारियां वैसे दूर करेगा, यूरिया की जगह उस गौमूत्र को उपयोग कर लेगा। तो जो ये छोटी फैक्ट्री है वो किसान को जीवन दान देगी, उसकी जमीन को बंजर होने से बचाएगी, और जो पानी खर्च होता है उस पानी की मात्रा कम लगेगी, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है वो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, प्रकृति का जो चक्र है उसमें केंचुआ, और आप खेती में जाएंगे अभी तो आपको केंचुआ नहीं मिलता है क्योंकि वो खाद से मर गया है, तो या नीचे चला गया है। जैसे ये डालेंगे आपके खेत में केंचुआ आ जाएगा, माने अपना प्राकृतिक जो चक्र है वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि एक गौशाला स्वावलंबी बने। आप जानते हैं पूरे देश के अंदर सबसे बड़े अगर गौ भक्त हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनने 30 रुपए जो खर्चा देते थे तो उसकी जगह 50 रुपए कर दिया, क्यों गाय सुखी रहे, गाय दुखी नहीं हो। और सबसे बड़ा कुबेर जैसा भंडार उन्होंने गायों के लिए खोल दिया। आप जानते हैं पहले की सरकारें कैसे करती थी और क्या करती थी, पैसा वो कहाँ बढ़ता था, लेकिन आज गौ माता की सेवा में पैसा लग रहा है। तस्करी पूरी जगह जगह पर, जितने कत्ल खाने थे, जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे उन्होंने कत्ल खाने बंद कर दिए। तो ये जब हमारे प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, वो हमारे लिए चाहते हैं, हमारे जल जीवन जमीन को बचाना चाहते हैं। और हम लोग इधर एक तरफ हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं बीमारी रुक नहीं, हॉस्पिटल से रुकेगी नहीं। रुकेगी कब? जब हमको शुद्ध भोजन मिलेगा, जहर मुक्त भोजन मिलेगा। और जहर मुक्त भोजन देने के लिए गौ माता है हमारी, जो सर्वदेवमयी गौ माता है। किसान की आर्थिक उन्नति, क्योंकि उसका खर्चा कम होगा, उसके बाद जैसे 3 साल हो जाएंगी उसका जहर मुक्त जैसे उत्पादन तैयार होगा तो वो अपनी उसकी कीमतें वो अपने आप बढ़ जाएंगी। और बायो प्रोडक्ट भी उसके अच्छे पैसे लोग ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। आजकल पूरी दुनिया में मिलेट्स का जमाना है, तो हमारा किसान वो जैविक चीजें तैयार करेगा तो उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी और सरकार को भी बचा देगा। गौशाला की हालत देखिए, हम लोग जो लगातार दौरे कर रहे हैं, हमारा पूरा आयोग के और भी लोग सब जगह जा रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिले पर नोडल अधिकारी हैं। सब जगह से हम लोग उस पर कसाई कर रहे हैं, और कहीं कोई गलती से या बिना जानकारी के कहीं कुछ इस तरह का हो जाता है तो हम लोगों की पकड़ में आ जाता है, तो हम उसको सख्त सजा दिलाते हैं। अभी गोवर्धन में एक गाय को वहां काट दिया गया और उसने काली गाय को काटा। हम लोग वहां मौके पर पहुंचे, हमने वहां पूरे सारे प्रशासन को बुलाया और 52 से लोगों को जो हमने एफआईआर दर्ज कराई, 9 लोगों को तुरंत जेल भिजवाया। हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने को हम पूरी तैयारी हमारी है पहले से। जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है उसको हम यहाँ पर जमीन पर लागू कर रहे हैं। प्रदेश में आपकी सरकार लगातार गौ माता, हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ही गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, पूरे विश्व की। वो कोई उसमें धर्म नहीं, मजहब नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, सारे लोग, क्योंकि वो सबको देती है। जब सबको देती है तो अब हम केवल एक राष्ट्र की बात करके उसको छोटा कर रहे हैं। हम जो लोग हैं जो इसको अपना भोजन मानते हैं, हमें उनको समझाने की जरूरत है कि भाई ये गाय विज्ञान है, इस विज्ञान को समझने की जरूरत है। देश की अगर बीमारियों को दूर करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।